Now let's study what are the types of narrative design. Narrative research assumes multiple forms. अब आप देखें कि जो narrative study आप करते हैं उसमें उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं. आप उसमें कोई एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में सामने लेकर आ सकते हैं. इट इज एन ओवर आर्चिंग कैटेगरी फॉर अ वैरायटी ऑफ रिसर्च प्रैक्टिसेस. अब जब रिसर्चर होता है तो उसकी कोई एक प्रैक्टिस नहीं होती है, उसकी कोई एक एक्टिविटी नहीं होती है. समटाइम्स a researcher write a paper for journal और sometimes researcher write something for book और वो उस चाहता है कि उसका काम जो है वो पब्लिश हो, बुक की फॉर्म में सामने आए. और कभी वो डिफरेंट से जर्नल्स को अपने आर्टिकल्स सबमिट करवाता है और वो जर्नल में पब्लिश होते हैं. जैसे आप स्टूडेंट्स भी करते हैं, आपने अपने टीचर्स को भी देखा होगा कि वो डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं, कुछ वो बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, कुछ वो बुक्स में राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं और कुछ उनकी आपको स्किल्स जो है वो रिसर्च पेपर में नजर आएगी. तो बुक्स में भी आप देखें, आप स्टूडेंट जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे रिसर्च एविडेंसेस मिलेंगे, लिटरेचर मिलेगा किसी एक टॉपिक से रिलेटेड और बाज़ औक़ात किसी एक टॉपिक के ऊपर पूरी बुक होती है. तो अब जो नैरेटिव रिसर्च होती है उसमें रिसर्चर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज वो करता है और वो प्रैक्टिसेस, उसकी रिसर्च प्रैक्टिसेस होती हैं और उसमें वो वैरायटी की इंफॉर्मेशन उसके पास होती है. ईच टाइप ऑफ नैरेटिव प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग द स्टडी एंड वेरी रेफरेंसेस फॉर हाउ टू कंडक्ट द प्रोजेक्ट दैट फैकल्टी, जर्नल रिव्यूअर्स एंड बुक पब्लिशर्स विल रिकॉग्नाइज. अब आप देखें कि वो जितने भी नैरेटिव जो उसका काम है वो उसने एक स्टडी के लिए किया है और वो उसको पूरे प्रोजेक्ट को वो किस तरह लेके चलता है और वो इस तरीके से उसका जो काम है उसमें वो रेफरेंसेस के साथ, बाकायदा एविडेंसेस के साथ जो वो चीजों को नरेट करता है, प्रेजेंट करता है. तो पर्पस उसका ये होता है कि जो जर्नल हैं, रिव्यूअर्स हैं, वो उसको उसके काम को वाकई एक्नॉलेज करें कि हाँ ये काम जो है ये रिसर्च बेस्ड काम है और इस काम की एक वैल्यू है, एक वर्थ है. और इसी तरह जो बुक पब्लिशर्स हैं जो उसको उस पर्सन की बुक को पब्लिश करते हैं तो वो भी इसी चीज को देखते हैं कि उस बुक में या जो उन्होंने अपना जो भी राइटअप करके जो दिया हुआ है तो पब्लिशर भी ये देखता है कि क्या वो काम ऐसा है कि वो पब्लिश हो सकता है. तो नैरेटिव डिजाइन करते वक्त रिसर्चर के पास यहाँ एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इसको एक रिसर्च पेपर में फॉर्म के तौर पर सामने लेकर आए, किसी जर्नल में भी इसको पब्लिश करवाए और वो चाहे तो उस पर्सन की लाइफ को वो जो नरेट कर रहा है उसको एक बुक की फॉर्म में लेकर आए. तो यहाँ पर ये दोनों तरीके से होता है और वैरायटी की इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन होती है. तो अगर कभी आप नैरेटिव रिसर्च करना चाहें तो आप किसी की लाइफ स्टोरी को बेस बनाकर, किसी पर्सन को बेस बनाकर आप एक रिसर्च पेपर भी उस पर पूरा कर सकते हैं और आप चाहें तो उस हवाले से आप कोई बुक भी लिख सकते हैं और उसे बाकायदा पब्लिश करवा सकते हैं. अब नैरेटिव रिसर्च करते वक्त 5 क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड. अब कौन से वो 5 क्वेश्चंस हैं कि जिनका आंसर जो है वो एक रिसर्चर को, नैरेटर को देना है. अब नैरेटिव रिसर्च मेथड है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये किस तरह होगा और इसका प्रोसेस कैसे होगा. 5 क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड इन दिस रिगार्ड. क्वेश्चन क्या है वो 5. नंबर 1, हु राइट्स और रिकॉर्ड द स्टोरी. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये सामने आता है कि अगर नरेट किया जाएगा, जो नरेटर होगा, जो उसकी लाइव स्टोरी को करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, वो कौन होगा, कौन लिखेगा और कौन रिकॉर्ड करेगा एक पर्सन की लाइफ के हवाले से. डिटरमिन हु विल write and record individual story is a basic distinction in narrative research. अब सबसे पहले ये डिटरमिन करना है, ये डिसाइड करना है कि who will write and maintain the record of individual life. अब ये एक मेन चीज है. जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाए, डिटरमिन नहीं होता, ये डिसाइड नहीं होता कि कौन राइटर होगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, हु इज द रिसर्चर, तब तक ये काम जो है नैरेटिव रिसर्च जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकती. तो फर्स्ट लेवल पर सबसे पहले ये देखना है, ये डिटरमिन करना है कि स्टोरी लिखेगा कौन और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा. A biography is a form of narrative study in which the researcher writer and records the experience of another person's life. अब आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी कि जब आप ये डिसाइड करते हैं ना कि who will write and maintain the record, तो उसमें आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी. एक आपको मिलती है बायोग्राफी. अब बायोग्राफी क्या होगी, एक पर्सन जो राइटर है, रिसर्चर है, बेसिकली
वो रिसर्चर एक दूसरे पर्सन की लाइफ स्टोरी को नरेट करेगा, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसके सारे एक्सपीरियंसेस जो पर्सन जो है वो पार्टिसिपेंट जो शेयर करेगा उसके बारे में लिखेगा। इसीलिए इसको बायोग्राफी कहते हैं ना। आपने पर्सनालिटी थ्योरी का कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने थ्योरिस्ट हैं सबसे पहले उनका बायोग्राफिकल स्केच प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप जितनी पर्सनालिटी थ्योरीज की बुक उठाएं तो वहां पर आपको उनके बायोग्राफी से रिलेटेड चीजें मिलेंगी और उसके बाद फिर उनकी पर्सनालिटी थ्योरी को प्रेजेंट किया जाता है और फिर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर जो बायोग्राफी या जो नरेटर होगा, जो रिसर्चर होगा, वो बेसिकली लिखेगा और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एक्सपीरियंसेस के हवाले से, उसके जित लाइफ में जो भी हैं, जो उसकी फीलिंग्स इमोशंस को भी फोकस करेगा, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी पर फोकस करेगा, उस रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन भी करेगा, उसके बारे में उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट भी करेगा ताकि रीडर जो है उसको पढ़ के समझ आए। तो ये बायोग्राफी होती है। अब एक दूसरा फॉर्म जो है इसकी वो है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी फिर आप समझ लें कि यहाँ पर जो राइटर होगा या जो रिसर्चर होगा वो पर्सन खुद ही होगा और इंडिविजुअल हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी राइट्स द अकाउंट। अब आप खुद देखें कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि जैसे आई एम राइटिंग नरेटिंग माई लाइफ स्टोरी बाय माई ओन सेल्फ। तो ऑटोबायोग्राफी में पर्सन जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी खुद बताएगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, उसको नरेट करेगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। कि आपको बहुत सारी बुक्स आपको इन दोनों हवालों से मिल जाती हैं। आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं और सेलिब्रिटीज में काउंट होते हैं। वो मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से वो होते हैं। कोई ये नहीं कि स्पेसिफिक कोई एक ही कैटेगरी है जिसको फोकस किया जाता है। तो दूसरी दुनिया में इस हवाले से बुक्स भी बाकायदा पब्लिश होती हैं, किसी की बायोग्राफी पर पूरी बुक होती है और ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं अपने हवाले से और जब से उन्होंने होश संभाला होता है तब से वो डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, बल्कि उन्होंने अपनी पैदाइश के हवाले से भी हालात जो उन्होंने सुने हुए होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, उसको भी डिस्क्राइब करते हैं और फिर टिल एंड तक वो जो है कोशिश करते हैं कि उसको पूरा एक प्रॉपर वे में फॉर्म में प्रेजेंट करें। तो ऑटोबायोग्राफी के हवाले से भी आप जो है वो लिटरेचर मिल जाता है और बायोग्राफी के हवाले से भी मिल जाता है। तो यहाँ ये डिसाइड होता है कि जब ये नैरेटिव रिसर्च होगी तो यहाँ पर राइटर जो है वो, रिसर्चर जो है वो एक पर्सन खुद भी हो सकता है, अपनी लाइफ के हवाले से भी लिख सकता है और एक दूसरा पर्सन भी हो सकता है रिसर्चर जो एक पर्सन के बारे में उसकी लाइफ स्टोरी को डिस्क्राइब करेगा और प्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच ऑफ अ लाइफ इज रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड। अब नैरेटिव रिसर्चर क्या देखेगा, उसको ये भी डिटरमिन करना है कि लाइफ स्टोरी जो है उसके हवाले से अगर लिखा जा रहा है, नरेट किया जा रहा है तो क्या क्या रिकॉर्ड करना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी डिटरमिन करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं या बायोग्राफी भी लिख रहे हैं तो भी आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या क्या जो है वो सिग्निफिकेंट है जिसको रिकॉर्ड करना जरूरी है और उसको आपने किस सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है। लाइफ हिस्ट्री इज अ नैरेटिव स्टोरी ऑफ द एंटायर लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन। अब जो लाइफ हिस्ट्री है, स्टोरी है, बेसिकली ये एक पर्सन की पूरी जिंदगी पर बेस कर रही होती है। उसकी जो आप स्टोरी को नरेट कर रहे हैं वो उसकी जिंदगी के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर रही है। जितने भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें होता है कि आप इस तरह चीजों को कर नहीं सकते कि नहीं हमने ये नहीं ऐड करना तो हमने ये ऐड करना है। उसमें आपको सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे। हाँ, आप ये जरूर देखते हैं कि अगर एक एक्सपीरियंस ठीक है एक है पर्सन का, लेकिन वो पर्सन जो पार्टिसिपेंट है वो भी उसको इतना सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करता, ना उसको डिस्कस करना पसंद करता है, लेकिन आप इसको जो है वो देखेंगे तो फिर इस तरह की चीजों को तो आप चले नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप जब उसकी लाइफ हिस्ट्री में देख रहे हैं तो लाइफ हिस्ट्री में तो बेशुमार उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसने किस किस लेवल पर क्या क्या एक्सपीरियंस उसे हुए हैं, उसके चाइल्डहुड में क्या एक्सपीरियंस है, उसके एडोलेसेंट फेज में किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, उसने एडल्ट लाइफ कैसे गुजारी है। अब वो अगर ओल्डर फेज में है तो वो उस ओल्डर एज में किस तरह के उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। एक एक चीज पर आपने फोकस करना होता है। ऑफन द फोकस इंक्लूड्स टर्निंग पॉइंट्स और सिग्निफिकेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जब आप उन एक्सपीरियंसेस को उसकी पूरी जिंदगी पे फोकस करते हैं तो आप देखें कुछ लाइफ इवेंट ऐसे होते हैं कि जो दैट प्रूव्स अ टर्निंग पॉइंट्स इन अ पर्सन लाइफ, के उन
एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद एक पर्सन की जिंदगी में बहुत चेंज आ जाता है। या आप देखें कि कभी आप मीडिया पर लोगों की बात सुना करें, जब वो अपने हवाले से कुछ डिस्क्राइब करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ इस वक्त मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने इसको देखा और यही वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। इसके बाद मैंने अपने आप को चेंज किया और एकदम में शिफ्ट हुआ और मैंने फिर इस रास्ते पर चलना शुरू किया। अपनी लाइफ के बारे से बड़ा कुछ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो आपको उन टर्निंग पॉइंट्स पर भी सिग्निफिकेंट इवेंट पे फोकस करना होता है जो एक पर्सन के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं उसकी लाइफ में, और खास तौर पे वो जिन एक्सपीरियंसेस को, इवेंट्स ने उनकी जिंदगी को चेंज किया, उनकी लाइफ को चेंज किया। अ पर्सन एक्सपीरियंसेस स्टोरी इज नरेटिव स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंसेस फाउंड इन सिंगल और मल्टीपल एपिसोड्स, प्राइवेट सिचुएशंस और कम्युनल फोकलोर। अब आप ये देखें कि एक पर्सन की, उसकी जो स्टोरी है जिसको इस पर स्टडी किया जा रहा है, जिसको नरेट किया जा रहा है, वो उसमें आपको सिंगल मल्टीपल एपिसोड्स मिलेंगी, प्राइवेट सिचुएशन है और जो भी है। अब आप देखें कि एक पर्सन जो है वो उसके हवाले से आपको कोई भी एक चीज है तो वो आपको उस डिफरेंट डोमेन में उसकी फंक्शनिंग आपको नजर आएगी। या कोई एक चीज, उसका कोई एक्सपीरियंस है, एक दफा हुआ, बाज़-औक़ात उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसी से मिलता जुलता कोई तीसरा एक्सपीरियंस हो जाता है। बाज़-औक़ात इस तरह भी चीजें होती हैं, या कोई एक चीज होती है उसके बाद दूसरी होती है, तीसरी होती है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, या ऐसे कौन से लाइफ इवेंट्स हैं कि जो सिंगल एक दफा अगर एक चीज हुई है, और इस तरह की चीजें जो हैं उसकी मल्टीपल एपिसोड्स आपको देखने को उसकी लाइफ में मिल रही हैं। फिर कुछ इंसान के कुछ पर्सनल उसकी लाइफ होती है, फिर एक कम्युनल आपका एक पार्ट होता है लाइफ में, कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, आपके कोई स्पेसिफिक ग्रुप होता है, आपकी अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट है, अपना एक कल्चर है, आप उससे एसोसिएटेड होते हैं, या जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं उसका भी इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। तो ये एक्सपीरियंसेस आपके पर्सनल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और ये कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे होते हैं जो आपकी कम्युनिटी से एसोसिएटेड होते हैं, इन विच यू आर लिविंग। तो आपको उन सब चीजों पर जब आप नैरेटिव रिसर्च करेंगे, चाहे आप बायोग्राफी की फॉर्म में करें या ऑटोबायोग्राफी की फॉर्म में करें, तो आपने उन सब पर भी फोकस करना होता है, उसके इन्फ्लुएंस को देखना होता है, और उस पर्सन के जिस पर आपने फोकस किया है उसकी जिंदगी पर इन चीजों का, इन एक्सपीरियंसेस का, या कम्युनल सिचुएशनल और प्राइवेट सिचुएशनल, कम्युनल, इस तरह की चीजों का क्या असर होता है। A third approach for identifying the type of narrative is to examine closely who provides the story। अब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आप स्टोरी लिखेंगे किसी पर्सन के बारे में, कौन आपको वो स्टोरी प्रोवाइड कर सकता है। आपको खुद ही सर्च करना है, आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको वो स्टोरी कहाँ से मिलेगी। किसी पर्सन पर आप फोकस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्टोरी आपको कहाँ से मिल सकती है, कौन आपको वो स्टोरी जो है वो अपनी बताना पसंद करेगा। This factor is especially relevant in education, where types of educators or learners have been the focus of many narrative studies। अब ये फैक्टर जो है, ये चीज जो है, ये आपको एजुकेशन के साथ बहुत एसोसिएटेड नजर आएगी, क्योंकि जहाँ पर एजुकेटर्स और जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत सी नैरेटिव स्टडीज में फोकस उन पर किया गया है। इन चिल्ड्रंस स्टोरी, नैरेटिव रिसर्चर आस्क द चिल्ड्रन इन क्लासरूम्स टू प्रेजेंट ओरली और इन राइटिंग देयर ओन स्टोरीज अबाउट देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब अगर देखें कि कोई किसी स्टूडेंट का, अगर वो स्टूडेंट जो है वो स्कूल गोइंग है और बच्चा है, और आप उस पर कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आप उससे कहेंगे वो क्लासरूम में भी प्रेजेंट होकर ओरली भी वो बता सकता है, लिख कर भी स्टोरी बता सकता है कि उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या हैं। अब बच्चा भी ये नहीं कि कोई 4 साल का या 5 साल का होगा तो ऐसी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वो उसमें इतना सेंस होगा कि हाउ टू टेल द लाइफ स्टोरी एंड हाउ टू राइट द लाइफ स्टोरी। तो उसके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस उस एजुकेशनल सेटिंग में, उस लर्निंग एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, वो उससे रिलेटेड अपनी स्टोरीज, अपने हवाले से एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर कर सकता है। Question number 4. A theoretical lens in narrative research is a guiding perspective or ideology that providing a structure for advocating for groups or individual in the written report। अब आप देखिए कि आप theoretical lens बेसिकली होता क्या है, ये एक पैराडाइम होता है, ये एक आउटलाइन है
ये एक स्पेसिफिक आपको एक आप समझ लें कि शायद आपको एक सांचा दिया जाता है, ये एक रास्ता बताया जाता है कि आपने इस एंगल से एक स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है। वो एक आइडियोलॉजी के साथ, एक पर्सपेक्टिव के साथ आप देख रहे होते हैं। आपको स्टूडेंट्स, आप जब पेशेंट्स के हवाले से जब आपको आगे भी बताया जाएगा, जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में पेशेंट्स की असेसमेंट से रिलेटेड चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और आपने उनको असेस कैसे करना है और उनकी थेरेपी कैसे करनी है, या आप जो डायग्नोसिस की तरफ आते हैं तो वहां पर आपको ये सिखाया जाएगा कि आपके पास ये डिफरेंट पैराडाइम्स हैं कि अगर एक पर्सन डिप्रेशन का मरीज है तो वो डिप्रेशन का मरीज कैसे बना है। तो आप बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि आप समझते हैं कि क्या उस पर्सन का डिप्रेशन जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। फिर आप उसकी थॉट्स को फोकस करते हैं कि क्या उसकी थॉट्स जो हैं वो इतने डिसफंक्शनल हैं, नेगेटिव हैं, डिस्टॉर्टेड हैं, उसके इरेशनल बिलीव्स हैं कि जो उसको डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं, या उसका जो डिप्रेशन है वो जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, उसका लिविंग एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, या उस एनवायरनमेंट में उसको रिइंफोर्समेंट नहीं मिला और उसे ट्रीट सही नहीं किया गया तो वो डिप्रेशन का मरीज है, या और उसके जो कल्चर फैक्टर्स हैं उनका एक रोल है, फैमिली का रोल है। तो ये क्या है, जब आप उसके थॉट्स पे फोकस कर रहे हैं, जब आप उसके एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे हैं, फिर आप उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ को कंसीडर कर रहे हैं, जेनेटिक्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये चीजें क्या हैं, ये आपको डिफरेंट, ये थ्योरेटिकल लेंस है, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक पर्सपेक्टिव है, एक मॉडल है, एक अप्रोच है जो आपको चीजों को एनालाइज करने में हेल्प आउट करती हैं, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, और एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप एक चीज एंगल से एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ भी नैरेटिव रिसर्च में ये चीज डिस्कस होती है कि क्या आप कोई थ्योरेटिकल लेंस यूज करेंगे या आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से चीजों को लेकर चलेंगे, ताकि आपके पास जो ग्रुप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सन से रिलेटेड आ रही है तो आप उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, उसको एडवोकेट कैसे करेंगे, लोगों को आप रिटर्न रिपोर्ट में किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ये तो नहीं देखना कि ये है, इस पर ये पर्सन ऐसा है, इसने ये किया, इसने वो किया। आपने चीजों को एनालाइज करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है आपने उनको इंटीग्रेट करना है और उस पर अपना एक एनालिसिस देना है। तो आपको थ्योरेटिकल लेंस जो है वो अगर है आप यूज कर रहे हैं, थ्योरेटिकल कोई पर्सपेक्टिव आप को यूज करें, कोई पैराडाइम को लेकर चलते हैं, तो वो आपको गाइड करेगा उसको स्ट्रक्चर करने में, और आपको गाइड करेगा रिटर्न रिपोर्ट जब आप लिख रहे होते हैं, पेपर लिख रहे होते हैं, तो आपने उन इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से एडवोकेट करना है पर्सन को, इंडिविजुअल के लिए, आप रीडर के लिए, ऑडियंस, साइंटिफिक ऑडियंस के लिए, कि वो किस तरह चीजें प्रेजेंट होंगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कैन नैरेटिव फॉर्म बी कंबाइंड? क्या जो नैरेटिव फॉर्म आप यूज करते हैं क्या उनको कंबाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इन अ नैरेटिव स्टडी इट इज पॉसिबल टू हैव द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ स्टडी। अब नैरेटिव स्टडी में आप देखेंगे जब आप काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आप उनको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अ नैरेटिव स्टडी में भी बायोग्राफिकल बिकॉज रिसर्चर राइट एंड रिपोर्ट इट अबाउट अ पार्टिसिपेंट इन अ स्टडी। अब वो बायोग्राफिकल हो सकती है आपकी स्टडी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक ऑटोबायोग्राफी होती है और एक बायोग्राफी होती है। तो बायोग्राफिकल फॉर्म में वो चीज आपके सामने है जिसको रिसर्चर जो है वो लिख रहा है, रिपोर्ट कर रहा है उस पार्टिसिपेंट से रिलेटेड जिसको उसने अपनी स्टडी में फोकस किया है। दिस सेम स्टडी में फोकस ऑन पर्सनल स्टडी, और ये स्टडी जो है इसमें इसको आप पर्सनल स्टडी भी बना सकते हैं कि जैसे एक पर्सन है, ज़ाहिर है आप एक पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, उसकी पूरी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, तो आप इस स्टडी को एक पर्सनल स्टडी भी कंसीडर कर सकते हैं। It may also address an event in the life of the participants resulting in a partial life story or a personal narrative। अब आप देखें कि इसमें जब आप एक इवेंट को भी नरेट करेंगे, उसको भी देखते हैं कि भाई ये इस पर्सन की जिंदगी में ये इवेंट है, तो वो उसकी लाइफ स्टोरी एक तरीके से बन जाती है और उसका पर्सनल एक नरेटिव होगा कि उसका उस एक्सपीरियंस को, उस इवेंट को आपने जिस तरह एड्रेस किया है और वो जो आपका वे है एड्रेस करने का, वो उस पर्सन की एक पार्शियल लाइफ स्टोरी भी बन जाता है। जब आप एक स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर उसकी वो एक पर्सनल उसका नरेटिव और पर्सनल उसकी पार्शियल उसकी लाइफ स्टोरी बन जाएगी।